डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला डेल कार्नेगी पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक करोड़ों में बिकी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी है इस बुक्स में। यह पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित है जिसे यह पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे प्रिय मित्र होमर क्राय को। और यह पुस्तक आपके लिए 8 काम करेगी। पहला, आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आपस में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। दूसरा, आपके ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। तीसरा, आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। चौथा, लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी। पांचवा, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम करने की योग्यता को बढ़ाएगी। छठवां, शिकायतों से निपटने और बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। सातवां, यह सातवां एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आठवां, आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक ने 36 से ज़्यादा भाषाओं में 1 करोड़ से ज़्यादा पाठकों के लिए यही काम किए हैं। इसमें विषय सूची भी है, मतलब ये क्या क्या करती है। संशोधित संस्करण प्रस्तावना डेल कार्नेगी। यह पुस्तक कैसे क्यों लिखी गई है, डेल कार्नेगी क्या लिखे हैं इसको। इस पुस्तक का अधिकतम लाभ लेने के लिए 9 तरीके हैं। इसका खंड भी बना है जिसे लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके हैं। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात न मारें। लोगों से साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। खंड 2, लोगों को चहेता बनने के लिए 6 तरीके। हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं, तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में हैं। अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका, लोगों को दिलचस्प कैसे बनाएं। और छठा है, किस तरह लोगों को तत्कालिक आकर्षित करें। खंड 3 में है, लोगों की अपनी बात कैसे मनाएं, बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। अगर गलती आपकी है तो मान लें। शहद की बूंद, सुकरात का रहस्य, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका, सहयोग कैसे हासिल किया जाए, एक फार्मूला जो आपके चमत्कार कर दे, लोग क्या चाहते हैं, हर व्यक्ति यह आग्रह पसंद करता है, फिल्मों में यह होता है कि टीवी में यह होता है, आपसे क्यों नहीं होता है, अगर जब कुछ और काम ना आए तो क्या करें। खंड 4 है, ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। इसमें भी है, अगर गलती ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढें, आलोचना करें पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें। पहले अपनी गलतियां बताएं, कोई नहीं चाहता कि आप उस वक्त पर हुक्म चलाएं। सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें। सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि, बुरे को भला नाम दें। गलती सुधारना आसान लगाना चाहिए, वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी करते हैं। संशोधित, अब आगे है इसमें संशोधित संस्करण की प्रस्तावना है। इसमें लिखा है हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपुल का पहला संस्करण 1936 में छपा। इसकी केवल 5000 प्रतियां ही छापी गई। न तो डेल कार्नेगी को न ही प्रशंसकों को साइमन एंड शूस्टर को उम्मीद थी कि इस पुस्तक की इतनी ज़्यादा प्रतियां बिकेंगी। उन्हें बहुत ही हैरानी हुई जब यह पुस्तक रातों रात लोकप्रिय हो गई और जनता ने इसकी बहुत ही मांग। इसके एक के बाद एक संस्करण छापने पड़े। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल पुस्तकों के इस इतिहास में सर्वकालिक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई। हम यह नहीं कह सकते कि लोकप्रियता का यह कारण यह था कि उस समय मंदी का दौर खत्म हुआ था। दरअसल इसने
जनमानस की ऐसी नस को छुआ, एक ऐसी इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है कि यह आधी सदी बाद भी लगातार बिक रही है। डेल कार्नेगी कहा करते थे, इस 10 लाख डॉलर कमाना है तो, परंतु अंग्रेजी भाषा में एक वाक्यांश लोकप्रिय करना मुश्किल है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल का एक ऐसा भी वाक्यांश है जिसे लोगों ने उद्धृत किया है, पैराफ्रेज किया है, पैराडी किया है और राजनीतिक कार्टूनों से लेकर उपन्यासों का अनंत संदर्भों में प्रयुक्त किया है। इस पुस्तक का अनुवाद लगभग सारी लिखी जाने वाली भाषाओं में हो चुका है। हर पीढ़ी ने इसे नए सिरे से खोजा है, इसकी प्रासंगिकता और इसके मूल्य को पहचाना है। अब हम तार्किक प्रश्न पर आते हैं, ऐसी पुस्तक को रिवाइज करने की क्या ज़रूरत थी जो इतनी लोकप्रिय और शाश्वत महत्व की है? सफलता के साथ छेड़छाड़ क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह एहसान होना चाहिए कि डेल कार्नेगी स्वयं जीवन भर अपनी पुस्तकों को रिवाइज कर रहे हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल एक पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई थी और इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस के कांग्रेस की पाठ्य पुस्तक के रूप में यह पुस्तक आज भी इसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। 1955 में अपनी मृत्यु तक वे लगातार कोर्स को सुधारते और रिवाइज करते रहे ताकि बदलती हुई दुनिया की बदलती हुई ज़रूरतों का बेहतर ध्यान रखा जाए और वर्तमान दुनिया के बदलते हुए स्वरूप के प्रति डेल कार्नेगी से ज़्यादा संवेदनशील कोई नहीं था। उन्होंने अपने शिक्षा देने के तरीकों को भी लगातार सुधारा। उन्होंने इफेक्टिव स्पीकिंग की अपनी पुस्तक को कई बार अपडेट किया। अगर वे कुछ समय जीवित रहते तो उन्होंने खुद की हाउ टू स्पीकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल को रिवाइज किया होता ताकि वह बदलती हुई दुनिया की अधिक प्रासंगिक हो सके। पुस्तक में दिए गए कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम इसके प्रथम प्रकाशन के समय पहचानते थे, परंतु आज के पाठक उन्हें नहीं पहचान सकते। कुछ उदाहरण के वाक्यांश अब पुराने लगते हैं, उसी तरह से जिस तरह हमें किसी विक्टोरियन उपन्यास का सामाजिक माहौल पुराना लगता है। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण, संवेदनशील और संपूर्ण प्रभाव उस हद तक कमज़ोर हो गया था। दोस्त इसमें बने रहिए, देखिए ये बुक्स आपसे रिलेट कर लेगा। अभी इसकी सारांश ख़त्म होने वाली है। ये पहला जो इंट्रोडक्शन होता है बुक्स की वही है और इस रिवीजन में हमारा उद्देश्य इस पुस्तक को आधुनिक पाठक के लिए स्पष्ट और सुदृढ़ करना है। इसके मूल भाव से छेड़छाड़ किए बिना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल को बदला नहीं है। हमने इसे छोटी चीज़ें हटाई है और कुछ समकालीन उदाहरण जोड़े हैं। कार्नेगी ने उतावली और जोशीली शैली अब भी बरकरार है, यहाँ तक कि 30 से दशक का स्लैग भी मौजूद है। डेल कार्नेगी ने उसी तरह लिखा जिस तरह से वो बोलते थे। उत्साही बातूनी चर्चा करने वाली शैली में उनकी आवाज़ इस पुस्तक में अब भी उतना ही दम है जितना पहले था। दुनिया भर में हजारों लोग कार्नेगी कोर्सेज में प्रशिक्षित हो रहे हैं और इनकी संख्या हर साल बढ़ रही है और लाखों लोग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल को पढ़कर अपने जीवन को सुधारने को प्रेरित हो रहे हैं। उन सभी को सामने रिवाइज पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हमारा योगदान सिर्फ इतना सा है कि हमने एक सुंदर उपकरण को थोड़ा सा चमका दिया और तराश दिया है। डेल कार्नेगी, मिसेस डेल कार्नेगी। यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी गई? 20वीं सदी के शुरुआती 45 सालों में अमेरिका में 2 लाख से भी अधिक किताबें छपी। इनमें से ज़्यादातर बेजान और नीरस थीं और बिक्री के लिहाज से भी उनसे कई घाटे का सौदा थी। मैंने
क्या कहा? एक बड़े प्रकाशन समूह के प्रेसिडेंट ने यह स्वीकार किया कि उनकी कंपनी को प्रकाशन का 75 वर्षों का अनुभव है, फिर भी कंपनी को 8 से 7 किताबों में घाटा उठाना पड़ता है। सवाल यह है कि यह जानने के बाद भी यह किताब की लिखने की ज़रूरत क्यों कर रहा हूँ, और अगर ऐसा कर रहा हूँ तो आप इसे पढ़ने का कष्ट क्यों कर रहे हैं? दोनों सवाल वाजिब हैं और इन दोनों का जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। 1912 में न्यूयॉर्क में बिजनेस से जुड़ी व्यक्तियों और प्रोफेशनल लोगों के लिए अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम चल रहा था। शुरुआत में तो मैं सिर्फ लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलने की कला सीखता था। ऐसे कोर्स जिनका लक्ष्य था वयस्क लोगों से दिल से बोलने का डर दूर करना, उनमें इतना आत्मविश्वास पैदा करना कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकें, चाहे वह बिजनेस इंटरव्यू में बोल रहे हों या समूह में चर्चा कर रहे हों। परंतु कुछ समय बाद मुझे यह महसूस हुआ कि न सिर्फ प्रभावी ढंग से बोलने की कला का महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि रोज़मर्रा के बिजनेस और सामाजिक जीवन में लोगों के साथ साथ किस तरह से व्यवहार करें। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे ऐसे प्रशिक्षण की सख्त ज़रूरत थी। जब मैंने पीछे मुड़कर अपनी बीते हुए सालों को देखा तो मैं कांप गया कि समझदारी की कमी और इस कला के अज्ञान की वजह से मैंने ज़िंदगी की कितनी सारी गलतियां की थी। काश किसी ने मेरे हाथों में ऐसी कोई पुस्तक 20 साल पहले रखी होती, यह मेरे लिए कितना अनमोल तोहफा होता। अगर आप बिजनेस में हैं तो लोगों को प्रभावित करना शायद आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर आप गृहिणी या वास्तविक इंजीनियर हैं तो आप लोगों को प्रभावित करना चाहते होंगे। कुछ साल पहले कार्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांस ऑफ टीचिंग के तत्वाधान में एक रिसर्च की गई कि एक ऐसा तथ्य जिसे कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अतिरिक्त अध्ययनों ने सही ठहराया। इन शोध से पता चला कि किसी आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर रहता है, जबकि उसकी सफलता 85% उसके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। यानी उसका व्यक्तित्व, लोगों को नेतृत्व करने की उसकी कला उसे 85% सफलता दिलवाती है। कई सालों तक मैंने फिलाडेल्फिया के इंजीनियर्स क्लब में अपने कोर्स चलाए। इसके अलावा मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की न्यूयॉर्क शाखा के लिए कोर्सेज चला चुका हूँ। शायद 1,500 से ज़्यादा इंजीनियर मेरी कक्षाओं में आ चुके हैं। वो मेरे पास इसलिए आए क्योंकि वर्षों के अनुभव ने उन्हें यह सिखा दिया था कि इंजीनियर्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तनख्वाह उन्हें नहीं मिलती जिनके पास इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा ज्ञान है, बल्कि उन लोगों को मिलती है जिनमें व्यवहार की कला है। केवल तकनीकी ज्ञान या योग्यता के लिए आप किसी इंजीनियर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट को नाम मात्र की तनख्वाह नौकरी पर रख सकते हैं, परंतु अगर किसी व्यक्ति की तकनीकी ज्ञान है, अपने विचारों को व्यक्त करने की कला है, लीडर बनने की योग्यता है और लोगों को उत्साह भरने की क्षमता है, तो उसकी तनख्वाह निश्चित रूप से अधिक होगी। अपने सबसे सफल दौर में जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, लोगों का व्यवहार करने की कला उसी तरह खरीदी जाने वाली एक वस्तु है जैसे कि शक्कर या कॉफ़ी। जॉन डी ने यह भी कहा था कि और इस कला के लिए दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको नहीं लगता जो कला दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है, उसे सिखाने के लिए दुनिया के हर कॉलेज में कोर्स चलने चाहिए? परंतु मैंने आज तक ऐसे किसी कोर्स या कॉलेज में नाम नहीं सुना। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनाइटेड YMC स्कूल्स ने एक सर्वे कराया जिसमें लोगों को पूछा गया कि वे क्या सीखना चाहते हैं। इस सर्वे पर $25,000 खर्च हुए और इसमें 2 साल का समय लगा।
सर्वे का अंतिम हिस्सा मेरिडन, कनेक्टिकट में किया गया। मेरिडन एक औसत अमेरिकी कस्बे के रूप में चुना गया था। मेरिडन के हर वयस्क के विचार जाने गए और उनसे 156 सवाल पूछे गए। इस तरह से सवाल जैसे आपका व्यवसाय का प्रोफेशन क्या है, आपकी शिक्षा, आप अपना खाली समय किस तरह बिताते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी समस्याएं, आप किन विषयों के अध्ययन से सबसे अधिक रुचि रखते हैं, इत्यादि। इस सर्वे का निष्कर्ष यह था कि वयस्कों की सर्वाधिक रुचि का विषय स्वास्थ्य है। इसके बाद सर्वाधिक रुचि का दूसरे नंबर का विषय था कि लोगों को समझना और लोगों से मेल जोल बढ़ाने के तरीके सीखना। यह जानना लोगों का दिल किस तरह जीता जाए, उन्हें प्रभावित कैसे किया जाए। तो सर्वे कराने वाली कमेटी ने यह निर्णय लिया कि मेरिडन के वयस्कों के लिए ऐसा कोर्स आयोजित कराना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर व्यवहारिक पाठ्यपुस्तक की खोज की, परंतु बड़ी मेहनत और खोजबीन के बाद भी उन्हें इस विषय पर काम की एक भी किताब नहीं मिली। आखिरकार वे एडल्ट एजुकेशन के विशेषज्ञ के पास गए और उनसे पूछा कि इस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक लिखी गई है। उनका जवाब था, नहीं, मैं नहीं समझ सकता कि ये लोग कैसी पुस्तक चाहते हैं, परंतु इन लोगों को जिस पुस्तक की ज़रूरत और तलाश है वैसी पुस्तक आज तक लिखी नहीं गई है। मैंने अपने अनुभव से जानता था कि यह बात सच थी, क्योंकि मैंने ऐसी पुस्तक कई वर्षों तक खोजी थी। एक ऐसी पुस्तक जो मुझे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला सिखा सके, लोगों को प्रभावित करने के सिद्धांत सिखा सके। चूँकि ऐसी कोई पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई, इसलिए मैंने अपने कोर्स के लिए ऐसी पुस्तक लिखने की कोशिश की है। मुझे आशा है ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस पुस्तक की तैयारी मैंने बहुत मेहनत की है। इस विषय पर जहाँ से भी जानकारी मिलने की संभावना थी, मैंने यह सब पढ़ा। अखबार पत्रिकाओं को लेख, पारिवारिक अदालतों के रिकॉर्ड, नए मनोवैज्ञानिकों और पुराने दार्शनिकों की पुस्तकें, मैंने ये सब पढ़े। इनके अलावा मैंने एक प्रशिक्षित शोधकर्ता को भी 1.5 साल तक काम पर रखा ताकि वो विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर वह सब कुछ पढ़े जो मुझसे छूट गया था। मनोविज्ञान की जटिल पुस्तकें, पत्रिकाओं के सैकड़ों लेख, अनगिनत जीवनियाँ पढ़ी गई ताकि यह जाना जा सके कि सभी युगों के महानतम लीडर लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते थे। हमने उनकी जीवनियाँ पढ़ी। हमने जूलियस सीजर लेकर थॉमस एडिसन तक सभी महान लीडर के जीवन चरित्र पढ़ डाले। मुझे याद है कि हमने अकेले थियोडोर रूजवेल्ट की 100 जीवनियाँ पढ़ी। हमने यह तय कर लिया कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। हमने अपने प्रयास को कोई कमी नहीं रखी और हमने लोगों को प्रभावित करने के हर प्रैक्टिकल तरीके जानने की पूरी कोशिश की। सफल लोगों के मैंने व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लिए, जिनमें से कुछ विश्व प्रसिद्ध थे। मार्कोनी और एडिसन जैसे आविष्कारक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जेम्स फार्ले जैसे राजनीतिज्ञ, ओवेन डी यंग जैसे बिजनेस लीडर, क्लार्क गेबल और पी फोर्ड जैसे मूवी स्टार, मार्टिन जॉनसन जैसे खोजी लोग। मैंने इन सभी लोगों से यह जानने की कोशिश की कि लोगों के व्यवहार करते समय किन बातों का इस्तेमाल करते हैं। इस सारी सामग्री में से मैंने एक छोटा सा लेक्चर तैयार किया। मैंने इसे नाम दिया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। मैंने कहा, छोटा शुरुआत यह छोटा था, परंतु जल्द ही यह 1.5 घंटे का लेक्चर बन गया। सालों तक मैं न्यूयॉर्क के कार्नेगी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में यह लेक्चर देता रहा। इस लेक्चर के बाद मैं श्रोताओं को प्रेरित करता कि वे अपनी दुनिया में जाकर इन सिद्धांतों का प्रयोग करें, बिजनेस और सामाजिक क्षेत्रों में
इन्हें आजमाएं और फिर क्लास में आकर अपने अनुभवों और परिणामों के बारे में बताएं। यह बहुत दिलचस्प होमवर्क था। ये सभी पुरुष और महिलाएं आत्म सुधार के लिए उत्सुक थे और उन्हें इस नई तरह की प्रयोगशाला में काम करने का विचार बहुत आकर्षक लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक नई किस्म की प्रयोगशाला थी, मानवीय संबंधों की पहली और एकमात्र प्रयोगशाला। यह पुस्तक उस तरह नहीं लिखी गई है जैसे आम तौर पर पुस्तकें लिखी जाती है। यह तो उस तरह धीरे धीरे बड़ी हुई है जिस तरह कोई बच्चा बड़ा होता है। यह एक प्रयोगशाला में बड़ी हुई है और इसमें हजारों वयस्कों के अनुभवों का निचोड़ है। सालों पहले हमने पोस्टकार्ड साइज के कार्ड पर लिखे सूत्रों से शुरुआत की थी। अगले साल हमने एक बड़ा कार्ड छपवाया, फिर एक लीफलेट और फिर बुकलेट की श्रृंखला, और इसका आकार दायरा बढ़ता चला गया। 15 साल के प्रयोगों के और शोध के बाद यह पुस्तक आई। यहाँ जो नियम दिए गए हैं वे कोरे सिद्धांत या अंधेरे में छोड़े गए तीर नहीं हैं। वे जादू की तरह असर दिखाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, परंतु मैंने देखा है इस सिद्धांतों पर चलने से कई लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। एक उदाहरण ले, 314 कर्मचारियों वाले एक मालिक ने इस तरह कोर्स में भाग लिया। सालों से यह मालिक अपने कर्मचारियों को बिना झिझके या बिना रुके डांटता फटकारता आ रहा था। दयालुता, प्रशंसा, प्रोत्साहन जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं थे। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों के अध्ययन के बाद कुछ मालिक ने अपने जीवन की फिलॉसफी पूरी तरह बदल डाली। अब उसके ऑफिस में एक नए किस्म की वफादारी, नया उत्साह, नया टीम वर्क नज़र आता है। पहले उसके 314 दुश्मन हुआ करते थे, अब उसके 314 दोस्त बन चुके हैं। जैसा उसने क्लास के सामने अपना भाषण में गर्व से कहा कि मैं पहले अपना ऑफिस में घुसता था तो कोई मुझे नमस्ते तक नहीं करता था। मेरे कर्मचारी मुझे आते देखकर अपना मुंह फेर लेते थे, परंतु अब मेरे दोस्त बन चुके हैं और दरबान तक मुझे सम्मानपूर्वक बुलाता है। इस मालिक को अपना व्यवहार बदलने से ज़्यादा मुनाफा हुआ, ज़्यादा फुर्सत मिली, और जो चीज़ इनसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे अपने बिजनेस और घर से ज़्यादा सुख मिला। इन सिद्धांतों के इस्तेमाल से अनगिनत अपनी बिक्री को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। कई ने तो नए ग्राहक बना लिए हैं, ऐसे ग्राहक जो पहले उनसे सामान खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे। एग्जीक्यूटिव अपनी तनख्वाह और प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इन सच्चे सिद्धांतों पर अमल करने के बाद उसकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई। फिलाडेल्फिया गैस वर्क कंपनी के एक और एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 65 वर्ष की उम्र में अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण वह उसका डिमोशन होने वाला था। इस ट्रेनिंग की वजह से न सिर्फ उसका डिमोशन रुका बल्कि उसका प्रमोशन हो गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। अनगिनत बार पत्नियों ने कोर्स खत्म होने पर मुझे गुलदस्ते दिए हैं और यह बताया कि जब उनके पतियों ने इस कोर्स में भाग लिया है उसके बाद उनके घर में माहौल ज़्यादा सुखद हो गया है। लोगों को अक्सर हैरत होती है कि इन सिद्धांतों में ऐसा क्या है जिसके ऐसे चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सिद्धांतों में जादू है। कई बार लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं कि उन्होंने मुझे रविवार के दिन घर पर फ़ोन किया क्योंकि वे अपनी उपलब्धि के परिणाम के बारे में बताने के लिए एक दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति इन सिद्धांतों पर हो रही चर्चा में इतना तल्लीन हो गया कि वह क्लास के दूसरे सदस्यों के साथ देर रात तक इन पर विचार करता रहा। 3 बजे सुबह वह उसके साथी घर चले गए, परंतु वह अपनी पिछली गलतियों पर विचार करने में इतना मशगूल था, नए अधिक समृद्ध संसार के खुलने के विचार को लेकर इतना प्रेरित था
कि उसकी नींद उड़ गई। वह उस रात सोया नहीं, न ही अगले दिन, न ही अगली रात। वह कौन था? कोई नादान अप्रशिक्षित व्यक्ति जो किसी भी नए सिद्धांतों को लेकर उत्साहित हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह एक सफल आर्ट डीलर था जो 3 भाषाओं का विशेषज्ञ था और 2 यूरोपियन विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट था। इस अध्याय को लिखते समय मुझे पुराने स्कूल के एक जर्मन निवासी का पत्र मिला। यह व्यक्ति का एक सामंत था जिसके पूर्वज कई पीढ़ियों तक सेना के अफसर रह चुके हैं। उसने यह पत्र एक जहाज में लिखा। इसमें उसने बताया कि इन सिद्धांतों पर अमल करके उसके जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। उसके पत्र की भाषा में लगभग धार्मिक उन्माद झलक रहा था। न्यूयॉर्क का एक अमीर व्यक्ति जो हार्वर्ड में ग्रेजुएट था, एक बड़ी कारपेट फैक्ट्री का मालिक है। उसने बताया कि उसने इस ट्रेनिंग के 14 हफ्तों में लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में जितना सीखा उतना कॉलेज में 4 साल में नहीं सीखा। बकवास, हास्यास्पद, काल्पनिक। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस वक्तव्य को हंसी में उड़ाने वाला कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिना अपनी तरफ कुछ जोड़े एक बेहद सफल हार्वर्ड ग्रेजुएट का कथन बता रहा हूँ जो उसने न्यूयॉर्क के एल क्लब में मंगलवार 23 फरवरी 1933 को 600 लोगों के सामने कहा था। हम जो कह सकते हैं, हार्वर्ड के प्रसिद्ध प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था कि हम जो कह सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जागे हुए होते हैं। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का बहुत थोड़ा ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इंसान अपनी संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं करते। उनके पास ऐसी बहुत सी क्षमताएं या शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग करने में वे आम तौर पर असफल रहते हैं। इस पुस्तक का एकमात्र लक्ष्य यही है कि अपनी सोई हुई क्षमताओं या शक्तियों से परिचित हो और इन शक्तियों को जागृत करे ताकि आपका जीवन सुखमय बना सके। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन डी हिब्बर ने कहा था कि शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की एक योग्यता है। अगर पहले ही 3 अध्याय पढ़ने के बाद आपको यह लगे कि आपने कुछ नहीं सीखा, कि आप जीवन की स्थितियों का सामना करने से बेहतर योग्य नहीं हुए, तो मैं समझूंगा कि आपके प्रकरण में यह पुस्तक पूरी तरह विफल हुई है। क्योंकि जैसा हार्वर्ड स्पेसर ने कहा, शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है और यह पुस्तक कर्म के बारे में है। यह एक एक्शन बुक है। डेल कार्नेगी। इस पुस्तक का अधिकतम लाभ लेने के 9 तरीके। पहला, अगर आप इस पुस्तक से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो किसी भी नियम या तकनीकी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप में यह मूलभूत चीज़ नहीं है तब तक आपको 1000 तरीके बता देने से कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आप यह मूलभूत चीज़ हैं तो आप बिना किसी सलाह के इस पुस्तक का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यह जादुई चीज़ क्या है? और कुछ नहीं, सिर्फ यह आप में सीखने की एक गहरी ललक हो और लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने की प्रबल इच्छा हो। आप इस इच्छा को कैसे विकसित कर सकते हैं? लगातार अपने आप को यह याद दिलाकर कि यह सिद्धांत आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि इस कला को सीख लेने से आपका जीवन अधिक समृद्ध, संपूर्ण और सुखद हो जाएगा। खुद से बार बार यह कहें कि लोगों के साथ मैं किस तरह का व्यवहार करता हूँ, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख और सम्मान निर्भर करता है। दूसरा, हर अध्याय को पहले से तेज़ी से पढ़ जाएं ताकि आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएं। फिर शायद आपको आगे अध्याय पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, परंतु ऐसा न करें। अगर आप यह सचमुच अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सचमुच लोगों को प्रभावित करने की कला सीखना चाहते हैं, तो वापस में हर अध्याय को दोबारा पढ़ें। आगे चलकर आप यह जान जाएंगे कि ऐसा करने से आपका समय भी बचता है और आपको बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। दूसरा, हर अध्याय को पहले से तेज़ी से पढ़ जाएं ताकि आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएं। फिर शायद आपको आगे अध्याय पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे,
परंतु ऐसा न करें। अगर आप यह सचमुच अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सचमुच लोगों को प्रभावित करने की कला सीखना चाहते हैं, तो वापस में हर अध्याय को दोबारा पढ़ें। आगे चलकर आप यह जान जाएंगे कि ऐसा करने से आपका समय भी बचता है और आपको बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। तीसरा, पढ़ते समय बीच में रुककर हर सुझाव के बारे में सोचें। खुद से पूछें कि आप इसे अपने जीवन में कब और किस तरह लागू कर सकते हैं। चौथा, पढ़ते समय पेंसिल, पेन, मैजिक मार्कर या हाइलाइटर हाथ में रखें। जब आपको कोई भी सुझाव उपयोगी लगे तो उसके बगल में नीचे या लाइन खींच दें। अगर आपको यह 4 सितारा सुझाव लगे तो आप हर वाक्य के नीचे लाइन खींच दें या इसे हाईलाइट कर दें। इस तरह 4 सितारे बना दें। महीने दर महीने और साल दर साल वह उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है। क्योंकि अनुभव उसे सिखा दिया है कि इसी तरीके से वह इन कॉन्ट्रैक्ट्स के विवरण को याद रख सकती है। मैंने एक बार सार्वजनिक संवाद की कला पर एक पुस्तक लिखी जिसमें मुझे लगभग 2 साल लगे, परंतु मैं पाया कि समय समय पर मुझे अपने लिखे हुए अध्यायों को बार बार पढ़ना होता था ताकि मैं याद रख सकूं कि मैं अपनी पुस्तक में क्या लिखा था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम कितनी तेज़ी से भूलते हैं। अगर आप इस पुस्तक में लंबे समय तक ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यह न सोचें कि केवल एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने से आपका काम चल जाएगा या सुनने से आपका काम चल जाएगा। इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको हर महीने इसे दोबारा पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। आप इसे हर दिन अपनी मेज पर रखें। बीच बीच में समय निकाल कर इस पर आप नज़र डालते रहें। खुद को लगातार याद दिलाते रहें कि ऐसा करने से आपके सामने सुधार की बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। याद रखें कि लगातार पढ़ने से इन पर अमल करने की आपकी इन सिद्धांतों का सही लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि सिद्धांत तभी काम करते हैं जब इन पर अमल किया जाए। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहोगे वह कभी नहीं सीखेगा। शॉ ने सच कहा था। सीखना एक भागीदारी है, हम करते करते ही सीखते हैं। अगर आप इस पुस्तक के सिद्धांतों पर अमल करने की इच्छा रखते हैं तो अपने जीवन में उनका प्रयोग करें। हर मौके पर इन नियमों पर अमल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इन्हें भूल जाएंगे। दिमाग में केवल वही विचार अस्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। शायद आपके लिए इन सुझावों पर हमेशा अमल करना कठिन हो, मैं यह समझ सकता हूँ। मैंने यह पुस्तक लिखी है, फिर भी अपने सिखाए हुए सिद्धांतों पर अमल करना मेरे लिए अक्सर मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप गुस्सा होते हो तो दूसरे के नज़रिए से समझने की कोशिश करना कठिन होता है और आप उनकी बुराई या आलोचना करना सरल होता है। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा आसान होता है। अपनी मनपसंद चीज़ के बारे में बात करना दूसरों की मनपसंद चीज़ के बारे में बात करने से हमेशा आसान होता है। तो आप यह पुस्तक पढ़ें तो यह याद रखें कि आप केवल जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप नई आदतों को डालने की कोशिश कर रहे हैं और हाँ, आप नई जीवन शैली के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें समय की आवश्यकता होती है और लगन को भी, दैनिक अभ्यास की भी। इन पन्नों को अक्सर पढ़ें। ऐसा समझें कि यह मानवीय संबंधों पर एक वर्किंग हेडबुक है। जब भी आपके सामने कोई भी भावनात्मक समस्या आए, जैसे बच्चे को डांटते समय, अपनी पत्नी को मनाते समय, नाराज़ ग्राहक से बात करते समय, तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भावनाएं हमेशा अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसके बजाय इस किताब के जादुई सिद्धांतों का इस्तेमाल करें। उन वाक्यांशों को पढ़ें या उन वाक्यांशों को इन आइडियो में सुनें जिन पर आपने निशान लगाए हैं। अगर आप ईमानदारी से सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप देखेंगे कि इन सिद्धांतों ने अपनी किस्मत बदल दी है, जादू कर दिया है। 7वां, अपनी पत्नी या बच्चे, किसी बिजनेस सहयोगी के सामने यह प्रस्ताव रखें
कि जब वह आपको किसी निश्चित सिद्धांत का उल्लंघन करते देखेगा, आपको बताएगा, आप उसे 1 रुपये देंगे। इस खेल से आप नियमों को जल्दी से अस्थायी तौर पर सीख जाएंगे। 8वां, वॉल स्ट्रीट के स्थित एक महत्वपूर्ण बैंक के प्रेसिडेंट ने हमारी क्लास में यह बताया था कि आत्म सुधार के एक अचूक सिस्टम में काम में लाते हैं। यह व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित नहीं था, परंतु वह अमेरिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फाइनेंसर में से एक था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनकी सफलता का रहस्य इस अचूक सिस्टम पर लगातार अमल करना। उनका अचूक सिस्टम यह था कि मैं अपनी याददाश्त के आधार पर उनके सिस्टम को उन्हीं के शब्दों में बयान करना चाहूँगा। वर्षों से मैं एक अपॉइंटमेंट बुक रख रखा हूँ जो मुझे बताती है कि किस दिन मेरे क्या क्या अपॉइंटमेंट हैं। मेरा परिवार शनिवार को मेरे लिए कभी कोई योजना नहीं बनाता। मेरे परिवार के लोग जानते हैं कि हर शनिवार को मैं आत्मविश्लेषण करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ। डिनर के बाद मैं अकेला बैठकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक लिखता हूँ और हफ्ते भर के इंटरव्यू, चर्चाओं, मीटिंग को याद करता हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने इस सप्ताह क्या गलतियाँ की, मैंने क्या सही काम किए और किस तरह अपने प्रदर्शन को अधिक सुधार सकता था। मैं इस अनुभव से क्या सबक सीखता हूँ। अक्सर यह होता था कि इस साप्ताहिक आत्मचिंतन से मुझे अपनी गलतियों पर बहुत दुख होता था। मुझे हैरत होती थी कि मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। समय के साथ साथ मेरी गलतियाँ कम होती गई। अब तक मैंने कभी कभार आत्मचिंतन के बाद अपनी पीठ भी ठोक लेता हूँ। इस आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के सिस्टम ने मुझे जितनी सफलता दिलाई आज तक किसी और चीज़ ने नहीं दिलाई है। इसे निर्णय लेने की मेरी योग्यता में काफ़ी सुधार हुआ है और इसने लोगों के साथ मेरे व्यवहार को सुधारने में बहुमूल्य योगदान दिया है। इस सिस्टम को मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। तो आप इस दिए गए सिद्धांतों के बारे में इसी तरह सिस्टम का पालन क्यों नहीं करते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो यह है कि आप खुद को ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया में पाएंगे जो दिलचस्प है और अनमोल भी। दूसरा, लोगों से मिलने जुलने और उनसे व्यवहार करने की कला आपकी बहुत तेज़ी से विकसित होगी। इसमें 9वां मूलभूत तरीका ये है, इस पुस्तक के अंत में या इस आइडियो के अंत में आपको खाली स्पेस मिलेंगे जिनमें आपको इसके सिद्धांतों पर अमल करने के बारे में, उनमें से हासिल सफलताओं के बारे में लिखना होगा। स्पष्ट और विचार से लिखें। नाम, तारीख, परिणाम का उल्लेख करें। इस तरह रिकॉर्ड रखने से आपको अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ साल बाद जब आप किसी शाम को इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको कितनी रोमांचक अनुभूति होगी। इस पुस्तक या ऑडियो से अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको मानवीय संबंधों, सिद्धांतों को सीखने की प्रबल और प्रचंड गहरी इच्छा विकसित करनी होगी। अगले अध्याय को पढ़ने या सुनने से पहले हर अध्याय को दोबारा पढ़ना सुनना होगा। पढ़ते समय अक्सर या सुनते समय अक्सर थोड़ा ठहर कर खुद से पूछना होगा कि आप हर सुझाव को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हर महत्वपूर्ण विचार को अंडरलाइन करना होगा। हर महीने इस पुस्तक या ऑडियो को दोबारा सुनना होगा। हर अवसर पर इन सिद्धांतों पर अमल करना होगा। इस पुस्तक का प्रयोग आप वर्किंग हेडबुक की तरह करें जिसमें आपकी रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने का व्यवहारिक तरीका सिखाया गया है। अपने दोस्त से वादा करें कि अगर वह आपको किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पकड़ लेगा तो आप उसे 5 रुपये देंगे और इस तरह खेल खेल में आप आत्म सुधार की राह पर चलें। आपको हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना होगा। साथ ही खुद से पूछना होगा कि आपने क्या गलतियां की, आपने क्या सुधार हुआ और भविष्य के लिए आपने क्या सबक सीखे। इस आइडिया पुस्तक के पीछे अपने नोट्स लिखें जिनमें यह दर्ज हो कि आपने इस सिद्धांतों को कब और कैसे लागू किया। खंड का है लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके हैं। इसमें पहला चैप्टर है, अगर शहद को इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने रोमांचक और अंतिम चरण में थी।
हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दोनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्राले को घेर लिया था। क्राले, जो मैं पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्राले उसी के विषय में लिखा गया ये चैप्टर, वह हत्यारा जो सिगरेट न पीता था ना ही शराब, और चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा था। 150 पुलिस वाले जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। ऊपरी मंजिल पर वह छुपा था। पुलिस वाले ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन की गोलियां चलती रही। क्राले एवं कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चलाता रहा। 10,000 से ज़्यादा रोमांचित लोग इस रोमांचक को मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया। जब क्राले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दोनाली बंदूक क्राले खुद को यह समझता था कि हम यह जानते हैं कि क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसमें एक वह पत्र लिखा था। जब वह पत्र लिख रहा था तो उसके घाव से बहे खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में क्राले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्राले लॉग आइलैंड पर देहात की एक सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया तो उसने क्राले की लाइसेंस दिखाने को कहा। बिना कुछ कहे क्राले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर ज़मीन पर गिर गया तो क्राले कार के नीचे कूदा और उसने अफसर पर रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर पर एक गोली और मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था कि मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। क्राले की मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल के मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था, यह लोगों की मानने की सज़ा है नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी के यह संदेश है, दोनाली बंदूक क्राले को खुद को किसी बात का दोष नहीं देता था। यह क्या कहा तो मैंने लोगों को भला करने के लिए अपने जीवन में बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वह सुख से रहें। इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती है और पुलिस से छिपे छिपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल कैपिन के हैं और जो अमेरिका का कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपिन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता से ठीक समझ नहीं पाई थी। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियां से मरने से पहले डच शुल्टज ने कहा। न्यूयॉर्क में सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात की पूरा यकीन है। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉस से पत्र व्यवहार किया। वे कहते थे कि सिंग सिंग जेल से बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरियां क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों से द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, यह मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर अल कैपिन, दोनाली बंदूक क्राले, डच शुल्टज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था कि 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है।
मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है, और मैं इस बात पर सिर नहीं ढूंढता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसे नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझे ढेरों गलतियां हुई, और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि मैं 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने को दोष नहीं देते हैं, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की बहुमूल्य और आत्मसम्मान का आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और उसके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों में यह सिद्ध कर दिया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर को ज़्यादा से तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में वह अध्ययनों में यह पता चला कि यही इंसानों के बारे में सही आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगाड़ जाते हैं। एक और महान वैज्ञानिक हैंस सेलियो ने कहा है कि जितने हम सराहना के फूंके होते हैं, उतना ही हम निंदा से भी डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है, और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिडा ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हैं तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब किसी भी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे, और परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मार कर उसके आदेश का पालन करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला लिया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट को देखा तो उसने उससे पूछा, क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है, और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से ही हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना नहीं पैदा हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को लें। एक ऐसा विवाद जिसे रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन करवा दिया। वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बिठा दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट ने 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया, तो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने के लिए अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वो बरस पड़े। उन्होंने अनुदारवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुल मूस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया गया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और उसे केवल 2 राज्यों वर्मॉन्ट और यूटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूधे गले से टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट या टैफ्ट का?
सच कहूँ तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की आलोचना ट्रैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि ट्रैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंसू भरकर उन्होंने कहा कि मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। टीपॉट डोम आयल स्कैंडल को ही लें। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिला कर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी हॉल को एल्क हिल और डीपाल डोम में तेल के सरकारी भंडारों का लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिसे नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इनकी नीलामी या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एल्बर्ट डोहेनी को यह फायदेमंद ठेका तस्करी में रख कर दे दिया। और डोहेनी ने क्या किया? उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दिए और इसे लोन का नाम दिया। स्टेट्स मरीन्स को यह आदेश दिया कि वे एल हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दें। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकें और संगीनों की नोक पर उन्हें हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपॉट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा कि सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों की सहनी पड़ी थी। परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हार्वर्ड हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेज फॉल ने यह सुना तो अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते उन्होंने अपनी मुट्ठी आसमान की ओर ताने हुए चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता है। उल्टी उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है और उन्हें बलि का बकरा चढ़ाकर उस सूली पर चढ़ाया गया है। तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो अकेलेपन में दोनाली बंदूक कराले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है। यह लौटकर हमारे पास ही आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम्र ट्रैफ की तरह कहेगा कि मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किंस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था जो उसके शरीर के हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बहानर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस की बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैंटन ने कहा कि लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अभी इस दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियाँ पढ़ी हैं और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में 3 साल लगाए हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व, उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की
लिंकन की कला का विशेष अध्ययन किया है। क्या लिंकन आलोचना नहीं करते थे? हाँ, इंडियाना के पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों वे न सिर्फ लोगों को आलोचना करते थे बल्कि पात्रों और कविताओं में लोगों का मखौल भी उड़ाते हुए उन्हें छपाते थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आंधी भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। 1842 में जेम्स सील्स नाम से दंभी और नकचढ़े राजनेता का व्यंग लिखा। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग भेजा और जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर में सील्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दंभी सील्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि यह पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर अपने सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थीं, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन वे सील्स मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी, परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। जिसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी को आलोचना नहीं की। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैकेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की। लिंकन हताशा और फर्श पर इधर उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेजता रहा, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब मिसेज लिंकन दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थितियों में ऐसे होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं कि गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश में बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था, ली की सेना को हराने का अवसर जिसे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसीलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई भी मीटिंग न करें बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या कहा? उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका। उसने टालमटोल की। उसने सब तरह से बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया और उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से में पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन ने अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, कितना सुनहरा मौका था। दुश्मन हमारी गिरफ्त में था। हमें सिर्फ
अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो मैं खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीट को यह पत्र लिखा। और यह याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयम और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा हुआ यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। लेटर यह है, प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेते तो युद्ध समाप्त हो जाता, परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के तरफ इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उसे पार नहीं ले जा सकते। ऐसा आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीट को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीट को यह पत्र कभी मिला ही नहीं। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाज़ा है कि यह सिर्फ अंदाज़ा है कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा कि 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीट पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता तो जितना मीट ने पिछले हफ्तों के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों को मरने की वाली की चीख पुकार हो गई होती तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीट की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीट को बहुत ठेस पहुंचाएगी। वह मेरी आलोचना करेगा, खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीट को उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वह यह जानते थे कि तीखी आलोचना की डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई भी लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज़ तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को पत्र लिखा, आपको जिंदा दफना दिया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी सब इंतज़ाम कर दूं। एक और मौके पर उन्होंने यह संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने आदेश दिया कि अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार छापे और प्रूफ रीडर से कहें कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखें। इस तरह से जहर बूझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन ने राहत मिली। इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्र को चुपके से फाड़ दिया करती थी और उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत ही बढ़िया, यह अच्छा विचार है और मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचे तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, मैं कम खतरनाक भी हूँ। कन्फ्यूजन से कहा था, जब आपके खुद की घर की सीढ़ियाँ साफ न हो तो अपने पड़ोसी के छत
पर बड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक मूर्खतापूर्वक पत्र लिखा और लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था। और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था डिटेक्ट किया गया था, परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत ही बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी सी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए, डिटेक्ट किया गया, परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती ही डाक के मेरे पास भिजवा दिया। आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं है। इस बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी बदसरना भी होनी चाहिए थी, परंतु चूंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा कि मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस की मौत पर खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था कि और मुझे यह स्वीकार करने की शर्म आती है, वह चोट जो उसने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हो तो यह वर्षों तक चलती रहती है, शायद उस व्यक्ति के मौत के बाद समाप्त नहीं होती। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज़ है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यास ने अपना उपन्यास हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटर्टन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी युवावस्था में अभद्र थे, आगे चलकर उन्हें कूटनीतिज्ञ बन गए, इतने कूटनीतिज्ञ बन गए कि लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस के रूप में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्लाइल ने कहा था कि महान व्यक्ति छोटे से लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब ह्यूवर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो में एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस अपने घर लौट रहे थे। जैसा कि फ्लाइट ऑपरेशन पत्रिका में वर्णन किया गया, हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। कुशल तकनीकी से उन्होंने हवाई जहाज उतार लिया और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज को काफ़ी नुकसान हुआ, परंतु किसी की चोट नहीं आई। इस घटना के बाद हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच की, जैसे कि उन्हें शंका थी। उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे के लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने हवाई जहाज की सर्विसिंग की थी। युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हूवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उनकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज नष्ट हो गया था और 3 जिंदगियां भी जा सकती थी। आप हूवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं। इस लापरवाही के लिए कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी बड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हूवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाँह उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए मुझे तुम पर भरोसा है और तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे लिए F-51 हवाई जहाज़ की सर्विसिंग करोगे। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि
इसके पहले कि आप आलोचना करें, अमेरिकी पत्रकारिता के एक क्लासिक लेख द फारगेट्स को पढ़ लें। जब यह लेख पहली बार पीपुल्स होम जर्नल के संपादकीय के रूप में छपा था, हम इस लेख के लेखक को की अनुमति से छाप रहे थे। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह प्रकाशित हुआ था: फादर फारगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के कारण क्षण में लिखे जाते हैं और जो पाठकों को दिल छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पूर्ण प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्डेन के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। यह लेख हजारों पत्रिकाओं अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत ज़्यादा बार छपा है। मैंने हजारों लोगों की व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म से कर सकें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में, रेडियो में पर भी आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि कॉलेज और पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में से यह लेख छपा। कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ ही यही हुआ। फादर फारगेट्स, हर पिता को यह याद रखें। डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्डेन के अनुसार। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात में मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वो ये है बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल आने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैं तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवल के बजाय पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज़ पर तुमने कोहनियाँ टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस से जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा, तब मैंने बुकुटी तानकर बोला, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले आया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें ख़रीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो, सही है? एक पिता अपने बेटों को इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है? क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे और किसी सहमे हुए मृगछौने की तरह तुम्हारी आंखें बता रही तुम्हें कितनी चोट पहुंची हुई है, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही सी बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करते चले गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ही ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने से
आदत पड़ जाती है। मुझे अपने बच्चे के बचपन का यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू से तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने अच्छे और सच्चे, तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है कि जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे उगता हुआ सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को तुम रात को गुड नाइट और किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे, और मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ, और मैं यहाँ घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा हूँ। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें जगाकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, पर कल मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूँगा। बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहूँगा, वह तो भी अभी अच्छा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें बूढ़ी मुड़ी और थका हालत पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही हो। तो कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में उसके कंधे पर सिर रखे मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इसमें सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। साथ साथ में आप चैनल को